नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, टाटा के साथ मिलकर पलट दी बीएसएनएल ने पूरी बाजी। भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बीएसएनएल और टाटा कम्युनिकेशन ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश भर के करोड़ों यूजर्स को ई सिम की सुविधा मिलेगी और वो भी बिना किसी फिजिकल सिम कार्ड के झंझट के। बीएसएनएल की ई सिम सर्विस अब पूरे भारत में उपलब्ध है। इस सेवा के तहत आपको कोई फिजिकल सिम नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि क्यूआर कोड स्कैन करके मोबाइल नेटवर्क एक्टिवेट किया जा सकता है। इसका मतलब है ज्यादा सुरक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस। टाटा कम्युनिकेशन ने अपनी आधुनिक मूव प्लेटफॉर्म के जरिए बीएसएनएल को ई सिम सर्विस देने में टेक्नोलॉजी दी है। यह टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जीएमएस द्वारा प्रमाणित है और पूरी तरह से डिजिटल है। अगली खबर, दशहरा में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम। दशहरा में पहले महंगाई का झटका लगा है। त्योहारी सीजन के बीच एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर आज 1595 रुपए में मिलेगा। पहले ये 1580 रुपए का था, वहाँ 15 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोलकाता में यही नीला सिलेंडर अब 1700 रुपए का हो गया है। सितंबर में ये 1684 रुपए का था, यहाँ 16 रुपए का इजाफा हुआ है। मुंबई में आज से कमर्शियल सिलेंडर 1547 रुपए में मिलेगा। पहले यहाँ 1531 रुपए 50 रुपए का था। मुंबई में यह एलपीजी गैस सिलेंडर 15 रुपए 50 रुपए का बढ़ोतरी हो गया है। भारत में इंडियन ऑयल की डेटा के आधार पर एलपीजी की कीमतों की बात करें तो आज 14.2 किग्रा वाले घरेलू सिलेंडर दिल्ली में 853, मुंबई में 852 और लखनऊ में 890 में मिल रहा है। वहीं कारगिल में 985, पुलवामा में 969 और बागेश्वर में 890 रुपए का है, जबकि पटना में इसकी कीमत 991 रुपए है। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली का गिफ्ट। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल डीए बढ़ोतरी का प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत यानी डीआर 1 जुलाई से लागू होंगे। केंद्र सरकार साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों की डीए में इजाफा करती है। रिटायर हो चुके लोगों की महंगाई राहत को भी मिलता है। अगर केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। सरकार डीए को साल में 2 बार बढ़ाती है, एक बार होली से पहले जनवरी से जून के लिए और दूसरी बार दिवाली से पहले जुलाई से दिसंबर के लिए। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को अभी बेसिक सैलरी में 55% का डीए के रूप में मिलता है। माना जा रहा है कि इस बार डीए में 3% का बढ़ोतरी की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उनका डीए बेसिक सैलरी का 58% पहुंच जाएगा। इससे पहले 1 जनवरी 2025 से डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई। अगली खबर, शैम्पू से दाल तक 400 सामानों पर जीएसटी घटा। सरकार ने शैम्पू से लेकर दाल तक लगभग 400 जरूरी चीजों पर जीएसटी कम की है। इसका मकसद आम जनता की बचत को बढ़ाना है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इसे टैक्स की कटौती का लाभ लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। खासतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई-कॉमर्स साइट्स पर जरूरी सामान की कीमतों में उतनी कमी नहीं आई है जितनी होनी चाहिए थी। ऐसे में सरकार इस बात की कड़ी निगरानी कर रही है कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियां टैक्स की कटौती का फायदा छिपा रही है या नहीं। जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर से लागू हुआ है, जिसमें 5, 12, 18 और 28% की अलग अलग दरों को मिलाकर सिर्फ 2 दरें 5% और 18% कर दी गई है। इससे 99% रोजमर्रा की जरूरत की चीजों सस्ती होनी जानी चाहिए थी। इसके बावजूद कीमतों में कमी ना होने की शिकायत मिली। अगली खबर, यूपीआई पर आज से बंद हुई है यह सर्विस। 1 अक्टूबर यानी कल से लेकर डाक सेवा से जुड़े कुछ नियमों में बड़े बदलाव हो गए हैं। भारतीय डाक द्वारा स्पीड पोस्ट का साथ अन्य सुविधाएं भी शुरू की जा रही है। इसका 1 टाइम पासवर्ड आधारित सेवा प्रदान की जाएगी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक समेत अन्य बैंकों ने सेवाओं पर उनके शुल्कों में परिवर्तन किया है। पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े ग्राहकों की जेब पर आज से बोझ बढ़ जाएगा। बैंक द्वारा कई सेवाओं का शुल्क बढ़ाया गया है। चेक बुक जारी करने का शुल्क भी 1 रुपए तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही लॉकर के आकार और शाखा के आधार पर किराया लॉकर का बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में मध्यम लॉकर का सालाना शुल्क 2500 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 3000 और महानगरों में 4000 होगा। अभी तक ये शुल्क 2200 से 3500 रुपए के तक था। इस तरह देखा जाए तो शुल्क में 200 से लेकर 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई ऐप पर रकम मांगने का अनुरोध भेजने वाली सुविधा भी आज से बंद हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बीते दिनों में बैंक और पेमेंट देने वाली कंपनियों को 1 अक्टूबर यानी अगले हुए एक दिन से यूपीआई P2P कलेक्टर रिक्वेस्ट सुविधा बंद करने का निर्देश दिया था। यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट एक ऐसी सुविधा थी जिसके जरिए कोई भी यूजर किसी दूसरे व्यक्ति से रकम की मांग कर सकता था। यह खास तौर पर दोस्तों या परिवार से बकाया रकम मांगने या छोटे मोटे खर्चे बांटने जैसी परिस्थितियों के लिए सुविधा शुरू की गई थी। वर्तमान में एक उपयोगकर्ता प्रति लेन देन अधिकतम 2000 रुपए तक की मांग कर सकता था।
अगली खबर, हर शुक्रवार जीविका खाते में आएंगे 10,000 रुपए। जानिए किस हफ्ते आएगी आपकी किस्त। 26 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे तो गहमागहमी मच गई थी। कई महिलाओं के खाते में पैसा पहुंची थी, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी लाखों महिलाएं इंतजार कर रही है। सवाल उठ रही है कि आखिर पैसा कब आएगा। अब इस पर सरकार ने स्पष्ट ऐलान कर दिया, तय हो गया है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हर शुक्रवार किसी का पैसा आएगा और दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 3 अक्टूबर से 26 दिसंबर कुल 13 तारीखों की किस्त का पैसा भेजा जाएगा। 3 अक्टूबर यानी शुक्रवार से यह सिलसिला शुरू होगा और लगातार हर हफ्ते शुक्रवार को खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचते रहेंगे। इसी बीच एक तारीख सोमवार भी तय की गई है, यानी सरकार ने पूरी समय सारणी बना दी है ताकि किसी भी पात्र महिला को भटकना ना पड़े और वे निश्चिंत होकर इंतजार कर सके। अगली खबर, बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी ने मांगी माफी। पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई से माफी मांगी है। मोहसिन ने बीसीसीआई से माफी के तौर मांग ली, लेकिन उन्होंने अभी भी एशिया कप ट्रॉफी का भारत को वापस करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद एसीसी के ऑफिस आकर ट्रॉफी ले जाए। इसका मतलब ट्रॉफी को लेकर चल रहा ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी और 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। भारतीय टीम के इस खिताब के जीतने के बाद ट्रॉफी को लेकर जमकर विवाद हुआ, जो अभी तक थमा नहीं है। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने की इनकार कर दिया था। मोहसिन काफी देर तक स्टेज पर खड़े रहे थे और भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी न लेने का फैसला किया। इसके बाद मोहसिन नकवी स्टेज से उतर आए और ट्रॉफी और मेडल सीधे अपने होटल ले गए। अगली खबर, शाहिद अफरीदी का डरवाना खुलासा। एशिया कप 2025 की खिताब जीतकर भारतीय टीम अपनी अगली सीरीज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए एशिया कप फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। हालांकि टूर्नामेंट की ट्रॉफी मोहसिन नकवी बाहर भिजवा दी जब उन्हें पता चला कि टीम इंडिया उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती। इसी बीच सामने आया है, एक और पाकिस्तान फाइनल जीत जाता तो क्या करता, ये खुलासा किया पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूनुस ने। एशिया कप 2025 में फाइनल समेत 3 मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुए। पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव एंड टीम ने पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया था। पीसीबी और उनकी टीम इसके बाद बौखला गई थी। सुपर 4 में उनके प्लेयर्स की फील्ड पर टीम इंडिया को चिढ़ाने की इरादे से शर्मनाक हरकतें की थी। फाइनल जीतकर सूर्य कुमार यादव ने ऐलान किया है कि वह टूर्नामेंट में खेले गए 7 मैचों की अपनी फीस इंडियन आर्मी को डोनेट कर रहे हैं। फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूनुस ने खुलासा करते हुए बताया था कि अगर फाइनल में पाकिस्तान टीम ने भारत को हराया था तो वो क्या करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान टीम इस जीत को पाकिस्तान एयरफोर्स को समर्पित करेगा। अफरीदी ने तो ये भी खुलासा किया था कि उन्होंने खुद ये आइडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को दिया था। अगली खबर आ रही है कि त्योहारों पर आरबीआई ने दी खुशखबरी, करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स को होगा फायदा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने त्योहारों के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 1 अक्टूबर को कहा कि अब बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को भी मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। अब तक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं केवल रेगुलर सर्विस अकाउंट पर उपलब्ध था। आरबीआई गवर्नर के अनुसार बीएसबीडी अकाउंट पर डिजिटल सुविधाएं मिलने से ग्राहक घर बैठे ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने और देश के बड़े हिस्से की बैंकिंग सुविधाओं को दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण जाना जा रहा है। बीएसबीडी अकाउंट पर पहले से ही डिपॉजिट और विड्रॉल जैसी बेसिक सेवाएं उपलब्ध थी। ग्राहकों को फ्री एटीएम कार्ड मिलता है और किसी मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती। अब डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी जोड़ने से ये अकाउंट और अधिक सुविधाजनक बन जाएगी। अगली खबर, वैभव सूर्यवंशी ने कंगारुओं को फाड़ दिया। महज 14 साल की उम्र में गेंदबाजी की आंखों में खौफ पैदा करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ टेस्ट में शानदार शतक जड़कर सनसनी मचा दी। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे पहले यूथ टेस्ट में वैभव सूर्यवंशी ने टी20 के अंदाज में खेलते हुए कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वैभव सूर्यवंशी ने पहली पारी में 86 गेंदों पर 113 रन की बेहतरीन पारी खेलकर भारत को अंडर 19 टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने इस दौरान 9 चौके और 8 छक्के जड़े। स्कूल जाने की उम्र में वैभव सूर्यवंशी वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाते हैं। उन्होंने पहले आईपीएल 2025 में 35 गेंद पर सेंचुरी ठोककर इतिहास रचा। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड की धरती पर धमाल मचाया। यूथ वनडे में शतक ठोका। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया है और यूथ टेस्ट में शतक जड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी पिछले 6-7 महीने से जिस अंदाज और रफ्तार से खेल रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि वो दिन दूर नहीं
जब वो टीम इंडिया के लिए खेलते दिखेंगे। अगली खबर, यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, ऐसा बोला मल्होत्रा जी ने। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गवर्नर ने साथ ही बताया कि केंद्रीय बैंक एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके तहत बीसीए संतानों को मासिक किस्त भुगतान में चूक की स्थिति में ऋण लेकर खरीदे गए मोबाइल फोन को डिजिटल तरीके से लॉक करने की अनुमति मिल पाएगी। यूपीआई लेन देन पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव होने का सवाल पर मल्होत्रा ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई लेनदेन में काफी वृद्धि हो गई है। उन्होंने मौद्रिक नीति का घोषणा के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, क्या यूपीआई पर शुल्क लगेगा? हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ऋण पर खरीदे गए फोन को डिजिटल तरीके से लॉक करने के बारे में गवर्नर ने कहा कि मामला विचाराधीन है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि फोन को डिजिटल तरीके से लॉक करने का फायदा और नुकसान दोनों पर गौर किया जा रहा है। अगली खबर, सी भोजन योजना पर संकट, बकाया 8 करोड़ रुपए। महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यालय में 26 जनवरी 2020 को शुरू की गई सी भोजन योजना अब गंभीर आर्थिक संकट में फंस गई है। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को महज 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में केंद्र संचालकों ने भुगतान करने के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए की भारी राशि की आवश्यकता है, जबकि सरकार से मात्र 1 करोड़ 52 लाख रुपए ही जारी किए हैं। शहरी केंद्रों पर प्रतिदिन 9,175, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,825 थालियां परोसी जाती है। प्रत्येक शहरी थाली पर 50 रुपए और ग्रामीण थाली पर 35 रुपए का सरकारी अनुदान मिलता है। संचालक पिछले 6 महीनों से भुगतान नहीं मिलने के बावजूद मानवता के आधार पर उधार लेकर थाली परोस रही है। सी भोजन थाली में 2 रोटी, 1 सब्जी, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी बरण या आमटी शामिल होती है। यह योजना गरीब, मजदूर, विद्यार्थी और बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुई है। हालांकि भुगतान में देरी और अपर्याप्त राशि के कारण योजना पर संकट बढ़ गया है। विभाग भी इस तंगी को लेकर उलझन में है। जानकारों का कहना है कि सरकारी खजाने पर लाड़की बहन योजना और अन्य सामाजिक योजनाओं का खर्चा बढ़ रहा है, जिससे सी भोजन योजना पर असर पड़ रहा है। अगली खबर, छोटे शहर वाले ने पलटा शॉपिंग का गेम। भारत में त्योहारों का सीजन में शॉपिंग का ट्रेंड हमेशा मेट्रो शहरों में जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि मेट्रो शहरों के लोग ही महंगे प्रोडक्ट्स जैसे प्रीमियम फोन, हाई एंड एंड लग्जरी आइटम खरीदते हैं, जबकि छोटे शहर बजट में ही खरीदारी करते हैं। छोटे शहरों में प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक की बढ़ती मांग सबसे खास बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा बदलाव आया है। 20,000 से ऊपर के स्मार्टफोन्स और बिक्री में 50% की वृद्धि हुई है और QLED तथा मिनी LED टीवी के बिक्री में भी डबल डिजिट बढ़ोतरी देखी गई है। पहले प्रोडक्ट्स मेट्रो शहर तक सीमित थे, लेकिन अब वो छोटे छोटे शहरों में भी इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। मैकबुक्स, आईपैड्स और लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी छोटे छोटे शहरों में लोकप्रिय हो रही है। वहीं छोटे शहरों की परिवार अब अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए त्योहारों पर निवेश कर रहे हैं। डिश वॉशर की बिक्री 120% बढ़ी है। वहीं इन्वर्टर बैटरी की मांग दोगुनी हो गई है और किचन अप्लायंस में बिक्री 50% की वृद्धि हुई है। पहले ये चीजें अच्छी होती थी, अब इन्हें जरूरी माना जा रहा है। घर के काम और बचाव के समय काम आता है, आराम या मनोरंजन में लगाया जा सकता है। अगली खबर, पाकिस्तान में 250 रुपए से अधिक हुई पेट्रोल की कीमत। पाकिस्तान बुरी तरह से महंगाई के मार झेल रही है। वहीं पाकिस्तान में आटा, चावल, दाल, पेट्रोल जैसी सैकड़ों रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कीमत आसमान पर है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लोगों का बोझ बढ़ा दिया है। पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की है, यानी 15 अक्टूबर तक ये कीमतें लागू होंगी। वित्त विभाग ने हाल ही इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार संशोधित कीमत तेल गैस नियामक प्राधिकरण सहित संबंधित मंत्रालय की सिफारिशों का आधार पर तय की गई है। पाकिस्तान में तेल अभी 264 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। अब नई कीमतों के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर तेल 268 रुपए का हो जाएगा। वहीं हाई स्पीड डीजल की कीमत पर भी असर पड़ रहा है। डीजल 4.4 पैसा बढ़ गया, जिससे डीजल की कीमत 272 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 246 रुपए हो गई है। अगली खबर, मृतक आश्रितों के लिए बड़ा झटका। यूपी सरकार ने बदले नौकरी के नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों को मृतक आश्रितों को भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब मृतक आश्रितों को वही नौकरी मिलेगी जो समूह में उनके परिजन काम कर रहे थे। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान दुनिया छोड़ देता है तो उसके परिवार के सदस्य को उसी समूह में नौकरी दी जाएगी, न कि कोई ऊंचा पद पर। यह नया नियम कार्मिक विभाग ने मंगलवार को जारी किया है। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी संशोधित नियमावली साफ कर दिया है कि अब मृतक आश्रितों को केवल उसी समूह में नौकरी मिलेगी जिससे मृत कर्मचारी काम कर रहा था। हालांकि इसमें कुछ अपवादें भी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाले पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, यानी अब सिर्फ समूह ग और घ के पदों पर ही आश्रितों को नौकरी मिल सकेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजा खबर के साथ।